नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग फिटर सेकेंड ईयर का हम लोग जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है ITI का, उसी का हम लोग यहाँ पर निम्मी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके CBT एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड ईयर का जो सेमेस्टर थर्ड है, समझ लीजिए मॉड्यूल फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे असेंबली। ठीक, तो जो सेमेस्टर थर्ड है ये हमारा सेकेंड ईयर के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसी में हम लोग असेंबली चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज से। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच स्पेशल फाइल्स इज यूज्ड फॉर नैरो वर्क, यानी कि संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, ड्रेड नॉट फाइल, इसके बाद स्विस पैटर्न फाइल। तो देखिए दोस्तों, संकीर्ण कार्य यानी कि नैरो वर्क, यानी कि नैरो वर्क के लिए हम लोग जो यूज करते हैं फाइल, वह फाइल रहता है हमारा पिलर फाइल। ठीक, यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि संकीर्ण कार्यों के लिए हम लोग पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट, यानी कि स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो देखिए स्लॉटेड कैसल नट में जो स्लॉट दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्प्लिट पिन को फिक्स किया जा सके। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कि टू फिक्स स्प्लिट पिन, यानी कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट दिए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज। ये जो आपको चित्र में लिमिट गेज दिख रहा है, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये जो लिमिट गेज दोस्तों आपको दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये कौन सा गेज है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको गेज दिख रहा है ये हमारा कहलाता है रिंग गेज। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रिंग गेज। पांचवा क्वेश्चन है कि विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, यानी कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम लोग किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है स्लिप गेज, प्लग गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज। तो देखिए दोस्तों कि कोई भी अगर दो पार्ट हैं, अगर उसके बीच में अगर गैप है तो उस गैप को नापने के लिए या जांच करने के लिए हम लोग जो गेज प्रयोग करते हैं वो हमारा गेज रहता है फिलर गेज। यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिलर गेज। ठीक, तो फिलर गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह रहता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग करते हैं स्लिप गेज को साफ करने के लिए। तो यहाँ पर 6 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। तो देखिए जिस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है वो रहता है हमारा केरोसिन का तेल। तो यानी कि मिट्टी के तेल को हम लोग यूज करते हैं चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोने के लिए। ठीक, यहाँ पर सातवें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज, यानी फ्रॉम रस्ट, यानी कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम लोग जो सामग्री यूज करते हैं वह मटेरियल हमारा रहता है पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली का प्रयोग हम लोग करते हैं स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन, यानी कि विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या होती है। ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विथ द लार्जेस्ट स्लिप गेज, यानी कि सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। बी है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, सी है आपका बिल्ट विथ एज विथ ग्रेड 0 एक्यूरेसी, और डी है यहाँ पर ग्रेड स्टार्ट ब्रिंगिंग विथ द स्मॉल स्लिप गेज। तो देखिए विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज को निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है
वह रहता है दोस्तों कि स्टार्ट रिंगिंग विथ द लार्जर स्लिप गेज, यानी कि सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। ठीक, तो 9 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। चित्र में ये जो आपको गेज दिख रहा है दोस्तों, ये कौन सा गेज है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गेज है, ऑप्शन है आपके सामने कि प्लेन स्निप गेज, थ्रेड स्निप गेज, थ्रेड पिच गेज, इसके बाद एडजस्टेबल स्निप गेज। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका फिगर, ये हमारा कहलाता है एडजस्टेबल स्निप गेज। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एडजस्टेबल स्निप गेज। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो देखिए, जिस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है वह रहता है दोस्तों हमारा लैपिंग। तो लैपिंग यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द अब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। यानी कि किस अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव का उपयोग हम लोग नरम इस्पात और अलाव धातुओं के लैपिंग के लिए करते हैं। ऑप्शन है, देखिए आपके सामने सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड है, बोरान कार्बाइड और फ्यूज्ड एल्यूमिना है। तो देखिए, जिस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलाव धातुओं के लैपिंग के लिए प्रयोग करते हैं वह हमारा रहता है कि फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो फ्यूज्ड एल्यूमिना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाई ग्रूव आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए, लैपिंग प्लेट की सतह पर जो ग्रूव प्रदान किए जाते हैं वह प्रदान किए जाते हैं कि टू रिटेन द अब्रेसिव, यानी कि अपघर्षक को बनाए रखने के लिए लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स प्रदान किए जाते हैं। तो 13 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। यानी कि सरफेस हार्डनिंग करने की ये जो आपको प्रक्रिया दिख रही है, यह कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है यह कहलाता है हमारा, देखिए क्या है कि ये सभी तरह से चारों तरफ से पैक है, तो हमारा कहलाता है पैक कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। तो 14 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, ये सरफेस हार्डनिंग करने की कौन सी विधि है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये तो जो आपको दिख रहा है इसके तरफ ये देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा फ्लेम। ठीक, तो ये यानी कि ये आग है या ज्वाला है। ठीक, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। ठीक, तो ऑप्शन में यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लेम हार्डनिंग। अभी एक क्वेश्चन आगे और आएगा जिसमें ये फ्लेम नहीं रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें आग है तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर हीटिंग एट हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय द कूलिंग। यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील है, अगर उसको हम लोग पुनः करके फिर ठंडा करते हैं तो ऊष्मा उपचार की जो प्रक्रिया कहलाती है वह प्रक्रिया कहलाता है हमारा टेम्परिंग। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेम्परिंग। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन द स्टील। यानी कि स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो देखिए दोस्तों, स्टील में जो टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है वह इसलिए किया जाता है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, यानी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम लोग स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया करते हैं। तो 17 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनीलिंग इन स्टील। यानी कि स्टील में अनीलिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, स्टील में अनीलिंग करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है हमारा कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, यानी कि आंतरिक स्ट्रेस, यानी कि आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको चित्र में की दिख रहा है ये हमारा कौन सा की है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये जो की है ये हमारा कहलाता है फीदर की। तो फीदर की यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 19 का बी आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, यानी कि कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कुंजी का जो मेन उद्देश्य होता है वो रहता है कि टू ट्रांसमिट टार्क, यानी कि टार्क को संचारित करने के लिए हम लोग
की यानी कि कुंजी का प्रयोग करते हैं, ताकि वो कुंजी लगाने से क्या होता है कि जो भी दो पार्ट एक दूसरे से असेंबल होते हैं वो आपस में स्लिप नहीं करते हैं, जिसकी सहायता से टार्क को हम लोग संचारित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर। तो कीवे टेपर जो होता है उसका रेशियो कितना होता है। तो देखिए ये जो रेशियो होता है दोस्तों वो होता है 1:100 का। निम्न ने इसी को सही माना है। ठीक, तो निम्न के अनुसार आपको 1:100 का अनुपात यहाँ पर लगा के आना है। जो भी आंसर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब निम्न की तरह से प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको चित्र में की दिख रहा है ये कौन सा की है। तो देखिए दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन में आपको की दिख रहा है ये जो की है, ठीक, ये की जो है ये हमारा कहलाता है टेपर संक की। यहाँ पर देखेंगे अगर तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये टेपर है संक की है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका चौड़ा है, यहाँ पर देख सकते इधर पतला है तो इधर मोटा है, इसलिए क्या कहलाता है हमारा टेपर संक की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोग की जाती है। तो देखिए कठोर या भंगुर सामग्री व स्व टैपिंग के लिए जिस प्रकार के हम लोग मेटल स्क्रू का प्रयोग करते हैं वो रहता है हमारा थ्रेड कटिंग। तो यहाँ पर 23 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड कटिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं या विंग नट प्रयोग करने का लाभ क्या है। तो देखिए विंग नट उपयोग करने का जो लाभ होता है वो रहता है कि लूज एंड टाइटेंड विदाउट रेंच, यानी कि ढीला और कस को रिंच के बिना, यानी ठीक, यानी कि बिना रिंच के हम लोग उसे लूज और टाइट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पर विंग नट का प्रयोग करते हैं। ढीला और कस को रिंच के बिना, ये गलत लिखा है हिंदी, ठीक, यानी कि यहाँ पर ढीला और कस सकते हैं रिंच के बिना, यानी कि रिंच के बिना हम लोग ढीला कर सकते हैं और कस भी सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर विंग नट का उपयोग करते हैं। ठीक, हिंदी यहाँ पर गलत दी है, इंग्लिश सही दिए हैं कि चूजन एंड लूजन एंड टाइटेंड विदाउट रिंच, यानी कि रिंच के बिना हम लोग उसे लूज कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर विंग नट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। देखिए 25 नंबर में कह रहा है कि जो चित्र में आपको ये गेज दिख रहा है ये कौन सा गेज है। तो देखिए दोस्तों ये जो गेज आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है रेडियस गेज। तो त्रिज्या गेज यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि विच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी एंड एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए जो चूड़ी यूज की जाती है वह चूड़ी रहती है आपका थ्रेड रिंग गेज। तो थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो 26 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायामीटर। बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बाहरी व्यास को मापने के लिए हम लोग जो उपकरण यूज करते हैं वो हमारा रहता है कि पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज, यानी कि स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो यहाँ पर हमारा 27 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान दिया है, साइन 25 डिग्री का मान दिया है 0.4226। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका कि 84.52 mm। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका एंगल बना रहा है, ठीक, ये देखिए ये जो अल्फा एंगल बना रहा है या ए एंगल बना रहा है यही है आपका, इसी से आप लोग ज्ञात करेंगे तो ये आपका 84.52 आ जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS, यानी कि फिलर गेज को कितने सेट होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि BIS के अनुसार फिलर गेज के कितने सेट उपलब्ध हैं। तो देखिए BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो फिलर गेज होते हैं वो कितने प्रकार के अवेलेबल हैं। तो वह जो अवेलेबल हैं वह सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 के सेट में अवेलेबल हैं। तो 29 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस
एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वह रहता है हार्डेंड स्टील शीट, ठीक, यानी कि कठोर इस्पात शीट रहता है, ठीक। तो 30 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए लैपिंग टूल में प्रदान किया गया जो स्प्लिट रहता है उसको प्रयोग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है फॉर एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार करने के लिए हम लोग लैपिंग टूल में स्प्लिट का प्रयोग करते हैं, ठीक। 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। चित्र में ये जो आपको ऑपरेशन दिख रहा है ये कौन सा ऑपरेशन है? तो देखिए दोस्तों ये जो आपको ऑपरेशन है ये ऑपरेशन हमारा कहलाता है लैपिंग लार्जर डायामीटर, लैपिंग लार्ज डायामीटर, ठीक। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अब्रेसिव आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल। तो कास्ट आयरन और अलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के हम लोग अब्रेसिव का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग जो अब्रेसिव यूज करते हैं वह रहता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो 34 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? तो जिसमें सतह स्केल मुक्त होती है वो रहता है हमारा इंडक्शन हार्डनिंग। तो सरफेस हार्डनिंग के इंडक्शन हार्डनिंग विधि में सतह स्केल से मुक्त होती है। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन द सरफेस। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंड किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनीलिंग। तो अनीलिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया होती है यह हमारा है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ। गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो गर्म साल्ट बाथ में जो हम लोग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारा रहता है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग हम लोग गर्म साल्ट बाथ में प्रयोग करते हैं सरफेस हार्डनिंग के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 39 नंबर का नहीं गए क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है कि विच की हैज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू की अवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है? तो ये जो फिट होता है वो हमारा रहता है शंक की। तो शंक की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सा उपयोगी होता है? तो टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए जो उपयोगी होता है वो हमारा रहता है वुडरफ की। तो वुडरफ की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज्ड। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सर्कुलर टेपर की का जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग सर्कुलर टेपर की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ द प्लेन बियरिंग आर केप्ट इन ए पोजिशन विदाउट अलाउंग देम टू रोटेट अलॉन्ग विथ द शाफ्ट। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को जैसे कैसे पोजीशन में रखा जाता है? बाय क्लैंप, बाय बोल्ट एंड नट, बाय की आर स्क्रू, बाय लॉकिंग डिवाइस। तो शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को जिस पोजीशन में हम लोग रखते हैं वो रहता है कि की या स्क्रू द्वारा, बाय की या स्क्रू। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि व्हाट इज द नेम ऑफ द की। चित्र में ये जो आपको की दिख रहा है ये कौन सा की है? तो दोस्तों ये जो की है ये हमारा कहलाता है फ्लैट सैडल की। 44 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, फ्लैट सैडल की। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ये जो आपको की दिख रहा है ये हमारा कौन सा की कहलाता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो की कहलाता है हमारा कहलाता है गिव हेड की। तो गिव हेड की ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फिलिंग हार्ड नॉचेज इन की। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है वार्डिंग फाइल। तो वार्डिंग फाइल का प्रयोग हम लोग ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू। चित्र में ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है ये किस प्रकार का स्क्रू है? तो ये जो स्क्रू है हमारा ड्राइवर स्क्रू कहलाता है। तो 47 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ड्राइवर स्क्रू। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वाशर। लॉक वाशर का क्या फायदा है? तो लॉक वाशर का जो फायदा है वो है आपका कि प्रिवेंट बोल्ट आर नट फ्रॉम लूजिंग अंडर वाइब्रेशन, यानी कि कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना होता है लॉक वाशर का फायदा। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। चित्र में ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर दोनों दिख रहा है ये किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है? तो देखिए दोस्तों ये जो आपको स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है ये हमारा कहलाता है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर है तो इसका एक इस डायरेक्शन से यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। 50 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉकिंग डिवाइस। ये जो आपको लॉकिंग डिवाइस दिख रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रकार का लॉकिंग डिवाइस है? तो ये जो आपको लॉकिंग डिवाइस दिख रहा है ये हमारा कहलाता है स्प्रिंग वाशर। ये हमारे स्प्रिंग वाशर का फिगर है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिव हेड की। गिव हेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो देखिए गिव हेडेड की का उपयोग करने का जो फ़ायदा होता है वो रहता है हमारा कि कैन बी विथड्रा इजिली, यानी कि आसानी से निकाला जा सकता है। तो 51 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैन बी विथड्रा इजिली। गिव हेड की को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन है कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए नुकीले कोने को फिनिश करने के लिए हम लोग जो फाइल का यूज करते हैं वो हमारा फाइल रहता है कि बैरेट फाइल। तो बैरेट फाइल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो चित्र में आपको फाइल दिख रहा है ये कौन सा फाइल है? देखिए दोस्तों ये जो आपको फाइल दिख रहा है ये हमारा कहलाता है टिंकर्स फाइल। तो टिंकर फाइल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ए। अब देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कन्फर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने हेतु और वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आकृति की पुष्टि करने के लिए और वर्कपीस की जांच करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं वह डिवाइस रहता है हमारा प्रोफाइल गेज। तो प्रोफाइल गेज का प्रयोग हम लोग आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 55 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए फिलर गेज का जो मेन पर्पज होता है वो रहता है दोस्तों कि टू चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, यानी कि दो मिलने वाले भागों के बीच जो गैप होता है उसको हमें अगर मापना है तो वहाँ पर हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो आपको गेज दिख रहा है ये कौन सा गेज है? तो देखिए दोस्तों ये जो आपको गेज दिख रहा है यही हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक, तो 56 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज है ये। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विच गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट। बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बाहरी व्यास की अगर जांच करना है तो इसके लिए हम लोग जो गेज यूज करते हैं वह गेज रहता है हमारा कि प्लेन रिंग गेज। तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी व्यास की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज
को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं रिंगिंग। तो रिंगिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार, यानी कि साइन बार को बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? देखिए साइन बार बनाने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वह स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील यूज करते हैं, यानी कि स्थिर क्रोमियम स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं साइन बार बनाने के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो देखिए दोस्तों, साइन बार की जो लंबाई निर्दिष्ट की जाती है वह किया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर्स, यानी कि रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से हम लोग साइन बार की लंबाई को निर्दिष्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन फॉर्म्स द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल व्हाइल चेकिंग विथ साइन बार, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? तो ट्रायंगल का जो कर्ण यानी कि त्रिभुज का जो कर्ण बनाता है वह रहता है हमारा कि साइन बार लेंथ। तो साइन बार लेंथ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशंस ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन, यानी कि लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो इसके लिए जो प्रभाव पड़ता है वो रहते हैं कि डेवलपिंग इन एक्यूरेसीज, यानी कि अशुद्धि का विकास होना। ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कास्ट इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर हो तो क्या होता है? तो देखिए यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर होता है तो क्या होता है कि वर्कपीस विल कट द लैप। चौसठ नंबर क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? तो देखिए जिस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में करते हैं वो हमारा रहता है कि कॉपर या ब्रास। तो तांबा या पीतल का प्रयोग हम लोग छोटे व्यास के लैप बनाने में प्रयोग करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सतह टेक्सचर मापने का उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो आपका उपकरण दिख रहा है ये हमारा कहलाता है कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रिफर्ड फॉर लार्जर क्वांटिटीज इन हनिंग ऑपरेशन। ठीक, हनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? ये आपका रहेगा हनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो ये इसलिए पसंद की जाती है कि टू कीप क्लोज टॉलरेंस, यानी कि कम टॉलरेंस रखने के लिए। 67 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए हार्डनिंग करने का जो उद्देश्य रहता है वो है कि इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता बढ़ाना। 67 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो देखिए ऊष्मा उपचार की जिस विधि द्वारा जॉब के मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होगा वो रहेगा हमारा अनीलिंग। तो 68 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा अनीलिंग। 69 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्लेम हार्डनिंग का जो नुकसान है वो रहता है आपका कि नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस, छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 69 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्राइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो यह हमारा कहलाता है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ की यूज्ड इन द हब ऑफ पुल्ली हैज टू एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस,
यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो हम लोग कुंजी यूज करते हैं वह फीदर की का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में ये आपको जो फाइल यानी कि रेती दिख रहा है, यह किस प्रकार का रेती है? तो ये हमारा कहलाता है वार्डिंग फाइल। तो वार्डिंग फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट इंड थ्रेड फ्रॉम द डैमेज। कौन सा नट बोल्ट के सिरों की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो वह बचाता है आपका कैप नट। तो कैप नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है प्रयोग ग्रेड फर्स्ट का प्रयोग। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक, यानी कि लो थर्मल एक्सपेंशन के साथ हाई ग्रेड स्टील। तो हाई ग्रेड स्टील के साथ हम लोग लो थर्मल एक्सपेंशन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ फाइन अब्रेसिव पार्टिकल्स। महीन अपघर्षण कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो महीन अपघर्षक कणों का उपयोग जिस ऑपरेशन में हम लोग करते हैं वो रहता है हमारा लैपिंग। तो 76 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा लैपिंग। 77 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य रहता है कि रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस यूज करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन। किस स्टील में जो कार्बन होता है वह 0% होता है? यहाँ पर रहेगा आपका किस स्टील में कार्बन, यहाँ पर रहेगा कार्बन 0% होता है। ठीक, 0% कार्बन होता है। तो देखिए जो कार्बन रहता है जिसमें 0% होता है वो रहता है हमारा फेराइट। तो फेराइट में कार्बन 0% होता है। 79 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टिंग में वीडियो को हमने बताया है कि एक क्वेश्चन आपको आगे और ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें कि आपका ये फ्लेम नहीं रहेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था उसमें आप लोग देखे होंगे इसके चारों तरफ यहाँ पर फ्लेम था, तो हमारा कहलाता था फ्लेम हार्डनिंग। लेकिन ये जो हमारा फिगर दिख रहा है ये हमारा फ्लेम हार्डनिंग नहीं है, बल्कि ये जो है हमारा फिगर ये हमारा है इंडक्शन हार्डनिंग। यानी कि अगर यहाँ पर ये जो तार है, तार के जो गर्म होगा इसी के द्वारा ये जो मटेरियल है या जो भी सिलेंडर है या बेलन है ये इंडक्शन विधि द्वारा क्या होगा, ये हार्ड होगा। तो इंडक्शन विधि द्वारा ये हार्ड किया जाएगा, तो ये कहलाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। और जब इसके पास में फ्लेम भी हम लोग लगा देते हैं तो वह फ्लेम हार्डनिंग कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टार्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि यूनिडायरेक्शनल टोक को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार के कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग दोस्तों जो कुंजी यूज करते हैं वह रहता है हमारा टेंजेंशियल की, यानी कि टेंजेंशियल की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे का क्लास हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।